बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक। ये हमारा 8वां सेट है। इसमें 120 क्वेश्चन जो भी हैं उनके आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स। आपका जब जीके जीएस की बात करते हैं, विज्ञान, वो सभी कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। बिहार स्पेशल के नोट्स महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं 49 रुपये में, केवल 4500 MCQs और करंट अफेयर्स के साथ में। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करिएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, चूँकि जो जहाँ के निवासी हैं, अगर हम बिहार निवासियों की बात करें तो उनको अपने यहाँ के बारे में तो नॉलेज एटलीस्ट है ही, मतलब पूरी तरीके से तो हम नहीं कहेंगे और कह भी सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी पकड़ कहीं ना कहीं बिहार के जीएस जीके की बात करें और बिहार के बारे में होनी चाहिए, तो सब कुछ आपको उस PDF में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं अब अपने अगले सेट की तरफ और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। सवाल जो आपसे पहला पूछा हुआ है इसमें कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की है, ध्यान दीजिएगा। टीपू सुल्तान का नाम आता है इसमें। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और हम आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं किसके काल में हुआ था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है इसमें। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध को ध्यान रखिएगा, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली का जो है शासनकाल देखने को मिलता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन से? सुरेंद्र बनर्जी। यहाँ पर अहमद खान का नाम है। अरविंद घोष की बात करें और दादा भाई नौरोजी की। तो आपको पता है, जब हम बात करते हैं आपके पहले ICS इंडियन सिविल सर्विस में किसका नाम आता है, सुरेंद्र नाथ की बात करें, उनका नाम जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश संसद लिबरल पार्टी, ध्यान रखिएगा, लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहते हैं इस घटना पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम जो है उनका रखना है। तो चलिए सभी के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर जब हम संथाल विद्रोह की, देखिए नील विद्रोह लिखा हुआ है, तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से लेकर के 60, मतलब 59-60 का ड्यूरेशन था नील विद्रोह का। ठीक है, 1859 और 60 की अगर हम बात करते हैं तो ये नील विद्रोह का था। ओके, फिर बात आती है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 और 56 के बीच में हुआ था, 57 की क्रांति से जस्ट पहले। ठीक है, सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी 1857 से 59 के तक देखने को मिलता है। वहीं दक्कन दंगों को लेकर के अगर हम बात करें तो ये जो है कहीं ना कहीं जो पूर्णा जिला है वहाँ का एक सुपा, क्या है, सुपा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी जब हम दक्कन दंगों की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये था कि 1875 में किसानों ने एक बाजार स्थान पर हमला किया था जहाँ पर कई साहूकार रहते थे। ठीक है, कई उनके बही खातों की बात करें, उनका जो अकाउंट की डिटेल थी वो सब जला दी गई थी। अनाज की दुकानों को लूट लिया था। तो ये दक्कन दंगा जो है वो वहीं से कहीं ना कहीं रिलेट करता है 1875 में। तो जो सही सीक्वेंस होगा वो होगा आपका यहाँ से D, 2, 4, 1 और उसके बाद 3। 2 मतलब सबसे पहले यहाँ संथाल विद्रोह की बात करें, एक बार फिर से समझ लीजिए, संथाल विद्रोह 1855-56। फिर उसके बाद जब बात करते हैं दक्कन दंगों को लेकर के, माफ़ी चाहेंगे, सिपाही विद्रोह 1857 से 59 तक का। ठीक है, और उसके बाद बात आती है जो है नील विद्रोह, जो कि 1800, जब हम 59 नील विद्रोह 1859 और 60 की बात करते हैं। और लास्ट में आपका जो है आपको देखने को मिलेगा संथाल विद्रोह जो है, माफ़ी चाहेंगे, संथाल नहीं, ये है तीसरा दक्कन दंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब आंसर आपका यहाँ से D हो जाएगा। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कहाँ से किया था? 34वीं बटालियन, बैरकपुर छावनी। 29 मार्च 1857 को शुरुआत, 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी 34वीं बटालियन से थे मंगल पांडे, ध्यान रखिएगा। तो बैरकपुर हो जाएगा, जो कि आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? 5 नंबर सवाल में आपसे पूछा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बिहार काश्तकारी अधिनियम, इसका जो नाम था वो था बिहार काश्तकारी अधिनियम, और ये आया था 1885 में। कब आया था? 1885 में। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? ये है आपका नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शुरू हुआ था, और ये है आपका उस समय के अध्यक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है। गांधी इरविन समझौते के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के समर्थन पर वल्लभ भाई पटेल जी संकल्प जो है, गांधी जी जब हम बात करते हैं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, उन्हीं सबका जो है ये रिजल्ट था। और ये बात 1931 की है, कराची सेशन की। कब की? 1931 कराची सेशन। यही सब कारण था कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
गए थे कांग्रेस की तरफ से। अगर हम बात करें कहाँ पे गए थे, लंदन में गए थे गोलमेज सम्मेलन में, पहले और दूसरे में वह नहीं गए थे। ठीक है। 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसने पेश किया था? लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट की बात की हुई है 1823, ये पेश किया गया था जॉन एडम्स के द्वारा। तो नाम लिख लीजिए इनका भाई, यहाँ से नोट करिएगा, जॉन एडम्स। ठीक है, जॉन एडम्स। आगे है यहाँ पर आपका, अच्छा जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की तरफ आपका, किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अगर हम नील दर्पण की बात करते हैं तो नील दर्पण 1858-1859 में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित एक बंगाली भाषा का नाटक है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कब 1858-1859 के ड्यूरेशन के बाद दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित एक बंगाली भाषा का नाटक, और मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो नाम किसका आएगा? बी आंसर यहाँ से। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी का नाम है, जगत सिंह है कि हम पडिक्कर का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर सदानंद एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 9 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें नाम किसका आएगा? के.एम. पडिक्कर का नाम आएगा। जैसे कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्र, जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। वंदे मातरम की बात करें तो अरविंद घोष का नाम आता है। कॉमरेड पत्र को लेकर के बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का है। प्रताप पत्र को बात करें लेकर के तो गणेश शंकर विद्यार्थी का है। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित हैं? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। और कहते हैं स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है हर वर्ष हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो खेतड़ी राज्य के महाराजा थे अजीत सिंह जी का नाम, उन्हीं के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम की जो है वो उपाधि को धारण किया था। ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अपनी पुस्तकों में उन्होंने सांसारिक सुख की बात करें, जो आसक्ति से मोक्ष की बात करते हैं। आसक्ति मतलब क्या है? आपका जो एक अट्रैक्शन है, उससे जो मोक्ष के मार्ग बताए 4 मार्ग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माता विवेकानंद जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी का नाम होगा। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो इसमें अगर हम ठगी प्रथा को लेकर के बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो हैं, क्लाइव बर्न्स का नाम है और कर्नल स्लीमैन का नाम लिखा हुआ है। तो 1828 से लेकर के 1835 के ड्यूरेशन में लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल देखने को मिलता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जब हम चूँकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल, लेकिन चूँकि आपसे पूछा है यहाँ पे कि उन्हीं के समय में सती प्रथा का उन्मूलन आपने देखा, लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय जी के साथ में मिलकर के, ठगी प्रथा का दमन, शिशु हत्या का दमन, ये जितनी भी कुरीतियाँ थी समाज में व्याप्त, उनको ख़त्म करने का काम किया गया। और इसमें नाम कर्नल स्लीमैन का आता है। ठीक है। डी आंसर होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? 1880 से लेकर के 1884 तक शासनकाल था। किसका? जब हम बात करते हैं 1880 से लेकर के 1884 तक, तो वो था लॉर्ड रिपन का शासनकाल। ठीक है। यही आपका यहाँ से सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय जो है किसके द्वारा बताया गया? गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर हैं। जब हम राजनीतिक गुरु की बात करते हैं किसके? गांधी जी के थे। राजा राम मोहन राय जी का नाम है। M.G. रानाडे का नाम है यहाँ पर, और आपसे C.R. दास पूछा हुआ है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, चूँकि उस समय लॉर्ड कर्जन था, है ना। कर्जन के समय में 1905 में आपने देखा किस तरीके से जो बंगाल विभाजन के बाद देखने को मिलती है। तो 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए ये पेश किया गया था, और ये इसमें जो नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले जी का आता है। उन्होंने ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय कहा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय इनमें से कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। लिख लीजिएगा किसका नाम आएगा, हटा देते हैं इसको जरा, लॉर्ड वेलिंगटन का नाम आएगा। इनका जो शासनकाल है 1931 से लेकर के 1936 रहा है। ठीक है। इन्हीं के समय में जैसे अभी मैंने आपसे बोला ना कि गोलमेज सम्मेलन की बात जो देखने को मिली, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी आप बात करते हो। ठीक है।
बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के ही काल में 1935 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी इन्हीं के काल में हुआ था 1936 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में ही इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आपने मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार सुना होगा, है ना, वो भी 1932 का इन्हीं के शासनकाल में था। तो बहुत सारी चीज़ें इनके ड्यूरेशन यानी 1931 से लेकर के 36 तक में जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ वो आप नोट ज़रूर करते हो। असली पढ़ाई यही है कि आप केवल आंसर नहीं, आसपास की चीज़ों को भी समझें। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते। ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट हमारे माननीय महात्मा गांधी महोदय के द्वारा दिया गया था, है ना। वो हमें बर्बाद करते रहे और गांधी जी जो है इस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा जो है वो गाया गया था? तो रघुपति राघव राजा राम की बात करें तो गांधी जी और उनके अनुयायियों ने समुद्र किनारे से मुट्ठी भर, ध्यान रखिएगा, समुद्र किनारे से मुट्ठी भर नमक उठाया। इस प्रकार तकनीकी रूप से नमक का जो है उन्होंने उत्पादन किया था। नमक कानून तोड़ने को लेकर के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का नाम एक हिंदुस्तानी संगीतकार थे उस समय, ठीक है। दिगंबर विष्णु पलुस्कर करके इनका नाम है। इन्होंने ही रघुपति राघव राजा राम जो है वो गाया था। तो नाम किसका आएगा भाई? यहाँ से जरा लगाइएगा, यहाँ से पहला आंसर। आगे चलते हैं। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर 17 में सरोजिनी नायडू, दादा भाई नौरोजी, अरोड़ा, आसफ अली या फिर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, अरोड़ा, आसफ अली जी का नाम आएगा, ठीक है। किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली, एक नया सिक्का, नए पैमाने, वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो नवंबर 1750 की बात है, 1750। 1750 में जन्म हुआ था टीपू सुल्तान, हैदर अली के बेटे और एक महान योद्धा जो है देखने को मिलते हैं। मैसूर के शेर के रूप में इन्हें जाना जाता था। किसे? टीपू सुल्तान को, ठीक है, हैदर अली के बेटे। एक कहते हैं कि बहुत ही सुशिक्षित व्यक्ति था, अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू इन सभी का बहुत ही ज्ञान रखता था। और जब हम बात करते हैं इस 18 नंबर क्वेश्चन की, तो जब हम इनके चूँकि मैंने 1750 इनके जन्म को लेकर के बात किया, मैं जो है यहाँ पे जब इनका शासनकाल की बात करें टीपू सुल्तान की, तो 1782 से लेकर के 1799 तक इनका जो है शासनकाल रहा, ठीक है। और उस समय मैसूर में चूँकि ये थे, और मैसूर की कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ ऊपर बताया गया है, उसमें सुधार देखने को मिला, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? देखिए, 1 वर्ष में स्वराज मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अपना होगा। और ये कहा गया था जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 का। क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? क्लीमेंट एटली की अगर हम बात करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे। कब? 30 जून 1948 तक ये समय था। उसके पहले ही कहीं ना कहीं जब हम बात करें तो आपका जो है जो 15 अगस्त 1947 से भारत आज़ाद हुआ। आगे इसमें कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यहाँ पर आपसे पूछा कैबिनेट 46 है, 42 है, आपसे 46 अप्रैल दिया हुआ है और 42। देखिए, साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन कभी कंफ्यूज मत होइएगा। वो साइमन कमीशन 1927 में गठन, 28 में भारत में आया था। ये है मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में। कब आया था? डेट जान लीजिए, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। अगर हम सदस्यों को लेकर के बात करें तो 32 सदस्य थे, ठीक है। और यहाँ पर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस का नाम जो है वो देखने को मिलता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस की अगर हम बात करते हैं, और सर एवी अलेक्जेंडर का नाम है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपसे कहते हैं निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो व्यापारियों में का एक वर्ग का शासन, अच्छी बात है। ये तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही था कि एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों के लिए नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, बिल्कुल सही। आपने देखा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, घर कितने व्यवस्थित बने होते थे उस समय के। आपसे बोला है यहाँ पर बोस्टोफेडोनिक शैली के स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, तो ये बात भी यहाँ से सही है। देखिए, उस समय लिपि को लेकर के बात करें तो आपका चित्रात्मक प्रकार की लिपि थी, ये बात तो आपको पता होगा, है ना। और कुछ और बातें हैं, जैसे अगर हम बात करें, अभी तक इस लिपि को लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। अक्षरों के ओवरलैप से पता चलता है कि पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। और जब हम बात करते हैं इस शैली को, तो उसे हम लोग ब्रूस्ट्रोफिडॉन कहते थे,
ठीक है, ये जो लिखा है ना फ्रीडोनिक शैली, ये ब्रूस्टोफ्रीडोन वही है जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, चित्रात्मक प्रकार की शैली। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा आपका। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की बात करें 23 में, तो कहते हैं कि जो शुंग काल था, जितने भी शासक थे शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। बहुत कम ही ऐसे में देखने को मिले, ऐसे ऐसे शासक आए जिन्होंने इन सारी चीज़ों को जला दिया। और शुंग काल में कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं, रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो शुंग काल लगा लीजिएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, मथुरा और गांधार कला के निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से करेक्ट होगा? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे मथुरा और गांधार कला को लेकर के बात की है। कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। देखिए, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। सही जवाब जो आपका यहाँ से होगा वो क्या होगा? पहला ही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये लगभग जो बात है वो आपकी है 642 ईस्वी की। तो पुलकेशिन द्वितीय लगाइएगा यहाँ पे। किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी कि जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो वैशेषिक है, न्याय है, चारवाक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम चारवाक की बात करते हैं, जिन्हें बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं, एक भौतिकवादी, शंकालु स्वभाव, नास्तिक और एक अपरंपरागत विचारधारा है जब हम चारवाक की बात करें। ठीक है, मतलब भौतिकवादी है, पूरा जो है जो सामने आपकी चीज़ें देखता है उसी को मानता है। जैसे हम लोग ईश्वर को नहीं देखते लेकिन मानते हैं, है ना, तो वो आस्तिक होता है। ये नास्तिक स्वभाव के होते थे, शंकालु प्रकृति के होते थे, परंपरागत नहीं, अपरंपरागत विचारधारा। चारवाक के अनुसार कोई दूसरी दुनिया नहीं है, इसीलिए मृत्यु जो है मनुष्य का अंत है और आनंद जीवन का अंतिम उद्देश्य है। समझ लो, आनंद की प्राप्ति भौतिकता में डूबे हुए। कौन? चारवाक दर्शन, बृहस्पति बोलते हैं। सी लगाइएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थीं? इसमें जो आता है नाम, ध्यान रखिएगा, 1351 से लेकर के 1388 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। तुर्की मुसलमान शासक, नाम था फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कहते हैं लगभग इन्होंने 150 कुएं, लगभग 100 पुल की बात करें, 50 बांध जो है, कई सारी नहरें इन्होंने ही बनवाई थीं। और फिरोज़ाबाद, हिसार की बात करें, जौनपुर की बात करें, तो इन शहरों का निर्माण भी जो है वो करवाया था। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने में भी फिरोज शाह तुगलक का ही नाम आता है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से पता चली। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध इनमें से किससे है? तो जब हम बात करते हैं, आपको उस समय मैंने बताया था कि 3 चिकित्सक थे जो प्रमुख थे। एक सेट में हमने, दूसरे या तीसरे सेट में आपको बताया था इसी बिहार शिक्षक भर्ती के उसमें, कि चरक सुश्रुत के बाद वाग्भट का नाम आता है। ठीक है, और अष्टांग संग्रह जो है वो भी चिकित्सा वाली पुस्तक है, जैसे जब हम चरक और सुश्रुत की बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं महान चिकित्सकों की तिगड़ी माना जाता था 3 विद्वानों को एक साथ में मिला करके। चरक की पुस्तक जो है चरक संहिता थी, सुश्रुत संहिता जो है वो सुश्रुत की पुस्तक थी, और वाग्भट की पुस्तक अष्टांग संग्रह। तो यहाँ से आप चिकित्सा लगाइएगा। चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी सुल्तान को, संत को चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? तो शेख नसरुद्दीन महमूद का नाम लगाइएगा भाई यहाँ पे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी? इक्ता प्रणाली तो इक्तेदारों द्वारा कृषि कर को एकत्रित करने को लेकर के शुरू हुआ था, और ये था इल्तुतमिश के शासनकाल में। का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पोमोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? पोमोलॉजी जो है, जैसे देखिए फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फूलों का अध्ययन, ऑलरिकल्चर किस लिए होता है? सब्जियों के अध्ययन से रिलेट करता है। एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों से रिलेट करता है। और जब पोमोलॉजी की बात करेंगे तो किससे हो जाएगा? फल से हो जाएगा। इको मार्क प्रत्येक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। अभी कल ही वाले सेट में मैंने ये सवाल आपको करवाया है। ठीक है, और 1991 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? अनवीकरणीय बोलते हैं इसे, या अनवीनीकृत करके होगा आपका। ठीक है, ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनका भंडार जो है वो बहुत लिमिटेड है।
इन ऊर्जा स्रोतों को पुनः कम समय में निर्मित नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है, हज़ारों साल लगते हैं, पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं, तब जाकर के कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कई सारे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। ठीक है, 34 में है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम रहा है। तो अगर हम जनगणना सेंसस 2011 की बात करते हैं तो बाल लिंगानुपात वैशाली में 904, मुजफ्फरपुर की बात करें तो 915, जहानाबाद में 922 और बेगूसराय में 919 था। तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा, वैशाली में 904 लगाइएगा। ठीक है, वैशाली 904। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ से आपसे पूछा हुआ है नीरज चोपड़ा, आप जानते हो भाला फेंक से संबंधित है, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, है ना। फिर आपसे कहते हैं अवनी लेखरा पैरा निशाने बाजी, बिल्कुल करेक्ट है आपका। जब हम कृष्णा नागर की बात करते हैं तो पैरा बैडमिंटन लिखा हुआ है। और जब मित्राब गुहा की बात करते हैं, मित्राब गुहा हॉकी जो लिखा हुआ है, ये हॉकी से नहीं है, ये कौन है भैया, शतरंज वाले हैं, ये चेस वाले हैं। ठीक है, यही आपका सुमेलित नहीं है। सामान्य दृष्टि, देखिए इसमें लिखा हुआ है विटामिन कौन सा ज़रूरी होता है। अगर हम सामान्य दृष्टि की बात करते हैं 36 नंबर में, तो 36 आप जानते हो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है। ठीक है, और ये फैट में आपका सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो बस लगा दीजिए रेटिनॉल। सुगम्य भारत अभियान इनमें से किससे संबंधित है, सुगम्य, गम्य मतलब गम यानी जाने से संबंधित, सु मतलब अच्छी तरीके से, तो कहीं ना कहीं दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री की बात करें 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरुआत की गई। ठीक है, सुगम्य भारत, तो दिव्यांग व्यक्ति लगाइएगा। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, देखिए यूनेस्को की बात यहाँ पर की गई है। और जब हम यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। बात करते हैं इसके कार्यों को लेकर के तो विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा की बात करता है, संस्कृति कल्चर को बनाए रखने की बात, तो साइंस के लिए बात। ठीक है, और स्थापना 4 नवंबर 1945, 4 नवंबर 1945। विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, विष्णु पद मंदिर, ये आपका जो है कहते हैं, जब इनके निर्माण को लेकर के बात करें तो रानी अहिल्याबाई ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये आपका मंदिर मोक्षदायिनी नदी बोलते हैं उसे, फल्गु नदी मोक्षदायिनी नदी कहलाती है, ये भी नोट करिएगा, बिहार में। तो मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अष्टकोणीय आकार के इस मंदिर की भव्यता को जो है वो बहुत ही आकर्षक और बेहद आकर्षक बनाती है। तो ये कहाँ पे पड़ेगा, गया, बिहार में, गया। 39 का आंसर सी हो जाएगा, विष्णु पद मंदिर। ठीक है, रानी अहिल्याबाई। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्नलिखित में से कि सबसे महत्वपूर्ण इनमें से विशेषता ऐसे में मानता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ उत्सुकता, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। धैर्य और दृढ़ता बहुत बड़ी चीज़ है। क्या आप अपने आप को रोक पा रहे हो, कोई स्टूडेंट्स आपसे बार बार सवाल कर पा रहा है कि आप पेशेंस रख पा रहे हो, क्या बच्चा कोई अगर नहीं समझ रहा है, मेंटली रिटार्डेड है, 90 से कम IQ का है, तो क्या आप उसे अच्छी तरीके से समझा पा रहे हो पेशेंस रख करके। ये सभी में नहीं होता, धैर्य और दृढ़ता बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ से। 41 में कहते हैं किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। स्वर धरोहर, देखिए दिसंबर 2022 में जब हम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की बात करते हैं तो उसके द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था, देश की जो भी आपकी कला और संस्कृति है और जो भी हमारे यहाँ की विरासत है उसको एक वैश्विक पटल पर लाना और प्रदर्शन करना उसका। ठीक है, तो नोट करिएगा भाई, संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति की बात की हुई है तो परम शक्ति आपका IIT खड़गपुर में है। परम कामरूप की बात करें तो IIT गुवाहाटी, नोट करिएगा एक एक। ठीक है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में, और परम गंगा जो है वो IIT रुड़की में है। एक बार मैं ये सवाल आपको कहीं ना कहीं करवाया हूँ, अगर आपको याद हो तो। जो बच्चे रेगुलर देखते हैं वीडियो को वो जानते होंगे। समय बहुत कम बचा है, आप जब आपका 28 जुलाई है, ऐसे में महीने भर से कम का समय है। आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे, बस आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से होनी चाहिए। जल्दी ही हम करंट अफेयर्स जो है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस भी का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है, तो ये किसके साथ में किया है, राजस्थान के जैसलमेर में, मिस्र के साथ में, राजस्थान के जैसलमेर में, मिस्र के साथ में। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय
पर्यटन प्रदर्शनी फितूर करके किस देश में आयोजित किया गया? तो जब हम इसकी बात करते हैं, ये आपका जनवरी 2023 में मैड्रिड कहाँ पड़ेगा भाई? स्पेन में पड़ेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? 45 में गलत आपसे पूछा हुआ है। तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बिहार का स्थान अंतिम बोला हुआ है, पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा बोला हुआ है, और छोटे राज्यों में सिक्किम जो है वो आपसे बोला है श्रेष्ठ स्थान पर है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं तो रैंकिंग में भारत का श्रेष्ठ राज्य कर्नाटका है। ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जबकि हम बात करें तो यहाँ पर जो इन्होंने बिहार के बारे में लिखा है ना, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का अंतिम पायदान है, उत्तर प्रदेश जो है वो लास्ट में है। ठीक है, बिहार अंतिम से तीसरे नंबर पर, यानी माफ़ी चाहेंगे, यानी 16वीं रैंक है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो बिहार की रैंक है वो 16th है, यूपी सबसे लास्ट में है जिसकी रैंक कितनी है? 18th है। बस इतना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स की अगर हम सूची को लेकर के बात करें तो भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें 36वां स्थान जो है वो किसको मिला है? निर्मला सीतारमण को। 36 लगाइएगा भाई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में इनमें से गलत स्टेटमेंट बताना है। तो गोल्डन बूट पुरस्कार एम्बाप्पे को दिया गया, चलिए भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है ये। ठीक है, और बॉल पुरस्कार की बात करें तो लियोनेल मेसी का नाम लिखा हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अर्जेंटीना का फीफा विश्व कप में ये तीसरा खिताब है, ना कि दूसरा। बस यही स्टेटमेंट आपका इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गोल्डन बूट जो है वो किलियन एम्बापे को मिला। फिर से ध्यान रखिए, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को है। गोल्डन बॉल की बात करें तो लियोनेल मेसी को है। फीफा यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो दिया गया है वो है एंजो फर्नांडीज को, जो कि कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से। कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये है दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत, और ये है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु, दिसंबर 2022। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर एम्फीबियन बोला जाता है? तो अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें, ध्यान रखिएगा ब्रायोफाइटा, तो इस विभाग के जो पौधे होते हैं भूमि पर नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। इनके जो पौधे होते हैं वो हरे और छोटे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपने मार्केशिया नाम सुना होगा, मास प्रकार का MASS मास या रिक्सिया है, ये सभी इसी के उदाहरण में आते हैं। ब्रायोफाइटा लगाइएगा इसमें। सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इनमें से क्या होती है? सभी जीवों के बारे में बोला है आपसे। ठीक है, तो आप जानते हो कि सेल कोशिकाएं जो है वो सभी में देखने को मिलेंगी, है ना। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखो भाई, कोशिका की खोज और केंद्रक की खोज दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रहे। जब हम किडनी की बात करते हैं, अभी एक पिछले वाले सेट में हम आपको बता रहे थे कि जब हम वृक्क या किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? फिर नाम नेफ्रॉन का आता है। और मैंने आपको बोला था कि अगर एक किडनी की बात करें तो नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होती है। ठीक है, वहीं अगर तंत्रिका तंत्र आपसे बात करें, कोई न्यूरॉन सिस्टम की बात करते हैं, तो न्यूरॉन सिस्टम की जो क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तो नेफ्रॉन, कोशिका और आपका न्यूरॉन, आपको सब कुछ यहाँ से समझ में आ गया होगा। अस्थि, अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स क्या होती हैं? आप देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना, तो क्या लगा दे फिर? कनेक्टिव टिश्यू लगा दे, फिर संयोजी ऊतक। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर बी लगाइएगा। पित्त का निर्माण जो है इनमें से कहाँ पे होता है? अगर हम पित्त की बात करते हैं, देखिए जब मानव के सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें, आप जानते हो सबसे बड़ा जो संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन जो है वो आपका क्या है? सेंसरी, मतलब सेंस जहाँ से पता चले ऐसे में, तो आप त्वचा बोल देते हो। यकृत की अगर हम बात करते हैं, लीवर बोलते हैं, तो पित्त का निर्माण लीवर में होता है, और लीवर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा अंग होगा यकृत, लगाइएगा। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? मनुष्य के हृदय की बात की हुई है तो ये पेरिकार्डियम होता है। क्या है? पेरिकार्डियम करके होता है, इस झिल्ली के द्वारा ये घिरा रहता है। सही जवाब आप यहाँ से पहला लगाइएगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है? अगर हम रेजिन की बात करते हैं तो यहाँ पर पीपल है, कनेर, चीड़ बोला हुआ है और बबूल बोला हुआ है, तो पाइन जिसे बोलते हैं चीड़। आपका सही जवाब जो रेजिन है वो यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है,
आपको मैं बता दूं, जैसे आपने देखा है जब टैनिन की बात करते हैं, जो टैनिन है वो उत्सर्जी पदार्थ वृक्षों की छाल में जो है वो कहीं ना कहीं से देखने को मिलता है या उसमें संचित रहता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। निम्न में से मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जो है 55 आपसे पूछा है, तो सरसों के दाने के आकार की एक ग्रंथि होती है। और जब हम बात करें तो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे चलते हैं। एक पक्षी और चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलते हैं? 56 में बोला है। तो देखिए, जब हम विभिन्न जंतुओं को लेकर के बात करें, पक्षियों को लेकर के बात करें, उनकी संरचना उत्पत्ति के दृष्टिकोण से आप देखोगे समान, लेकिन वातावरण के अनुसार उनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो आपने देखा जैसे अंग आपका होमोलॉगस ऑर्गस करके बोलते हैं उसे, मतलब समजात अंग होता है। तो समजात अंगों में मेढक है, पक्षी, कुत्ता की बात करें, बिल्ली है ना, इन सभी को कहीं ना कहीं। और एक आपका विषम जात करके होता है, तो विषम जात में ये पक्षी और चमगादड़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। विषम जात या असम जात करके आप इसे बोलोगे। क्या बोलोगे? असम जात आप इसे बोलोगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? देखिए, समय की बात की हुई है, तो समय के वेग में परिवर्तन की दर को जो है वो क्या कहते हैं? समय के साथ अगर वेग परिवर्तन की दर हो रही है, आपने देखा होगा जब हम त्वरण की बात करते हैं तो वेग में परिवर्तन, और उसको आप टाइम से डिवाइड कर देते हो। बात को समझिए, वेग में जो भी चेंज हो रहा है उसको आप समय से जब डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? एक्सीलरेशन मिलता है। तो वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे या वेग कैसे निकालोगे? तो विस्थापन बटे समय होता है। तो एक आपका विस्थापन बटे समय और फिर बटे समय, यानी समय और समय क्या हुआ? 2 बार मिला आपको। तो बस इसीलिए आपका देखेंगे तो आप जब हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है ना त्वरण का, तो त्वरण लगाइएगा यहाँ से भाई, पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ही हुआ टाइम को 2 बार लिया गया है। यही तो बोला है, समय को 2 बार। बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, इसका कारण क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपने पढ़ा होगा। यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। और ये है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसे। न्यूटन का पहला नियम भी है। इसे गति का जड़त्व या फिर इसे विराम का जड़त्व, 2 तरीके के जड़त्व होते हैं और इसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो बी आंसर लगाइएगा इसमें। ये आपका किसका है? बैठे तो विराम का जड़त्व होगा या गति का जड़त्व होगा? अब देखिए, इसमें भी जड़त्व नहीं बोला सीधे, तो ये किसका है? गति का जड़त्व है, ध्यान रहे। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट में चेंज करने के वाली युक्ति इनमें से कौन सी होती है? तो एसी को डीसी में जब हम प्रयुक्त करते हैं तो ये रेक्टिफायर को यूज में लेकर के आते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप क्या कर रहे हो? वस्तु के वेग को आप दोगुना कर रहे हो। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जब हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं? ½ mv², यही होता है ना। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका? ½ mv²। ये मास हो गया और ये इसका वेलोसिटी हो गया। इन्होंने बोला वेलोसिटी को आप दोगुना कर दो। बात समझ रहे हैं? तो एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने आपसे बोला कि दोगुना कर दिया जाए, तो आपका ये यहाँ से ये ½ हो गया इनटू आपका जो m है वो तो यहाँ पर है ही ऐसे ही, और ये कितना हो गया? जो v है उसको इन्होंने दोगुना करने को बोला, तो ये 2v हो गया, 2v²। तो ये कितना हो जाएगा आपका? m इंटू 2 दूनी 4v² हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? जब हम बात करें, ये आपका 4 को आप बाहर ला सकते हैं और इसमें आप लिख सकते हैं ½ mv²। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और आपको पता है ½ mv² क्या होता है? वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इंटू 4, ये कितने गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी? 4 गुना हुआ यहाँ से। देखिए 4 काइनेटिक एनर्जी का जो है इतना होगा, तो स्पष्ट है कि वेग को अगर हम दोगुना करते हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। 60 का आंसर आपका डी होगा।
वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। प्रकाश मतलब जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। उत्तल लेंस की क्षमता की बात की हुई है। उत्तल लेंस आपसे बोला हुआ है। देखिए, जब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस कैसे देखने को मिलता है? कुछ इस तरीके से होता है। अवतल की बात करते हो तो आप कुछ ऐसे ऐसे करके बोल देते हो, है ना? तो उत्तल लेंस की जो भी आपकी क्षमता होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी होगा। आपसे हाइपरमेट्रोपिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, को दूर करने के लिए इनमें से लेंस का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? दूरदृष्टि दोष की बात की हुई है, ठीक है। और बाईफोकल होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, कौन सा होगा? तो देखिए, दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस को कहीं ना कहीं यूज में लाते हैं। तो 63 का आंसर बी लगाइएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर की बात की जाए तो जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी वोल्टेज को विभवांतर बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच में विभव में यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है उसको मेजर करने का काम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ से। विद्युत जनित, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, इसे किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर की अगर हम बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोई भी चीज़ गैसियस है ना, द्रव में तो ऊर्ध्वपातन सब्लाइमेशन होता है ना। ठोस का द्रव में बदला नहीं, गैस में उड़ गया आपका। आपने कपूर वगैरह देखा। गैस का द्रव में परिवर्तन बोला हुआ है। तो आपने देखा जब वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण, तो जैसे कोई भी है, आप किसी भगोने में पानी गर्म कर रहे हो, वो ऊपर उठता है, ठीक है। तो गर्म होकर के क्या हुआ, चूंकि कोई भी चीज़ हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, भारी होगी तो नीचे आएगी। कारण उसका यह है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अब जब वो गैस ऊपर उठ रही है हल्की होकर के, और मान लीजिए ऊपर से आपने उस थाली रखा हुआ है और थाली पर जा करके वो जमा हो रही है, तो वो गैस का द्रव में परिवर्तन। आप थाली को कभी पलटिए, सब्जी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी ऐसे, उसमें आप जब उसको पलटेंगे तो उसमें द्रव की बूंदें जमा हुई होती हैं। तो इससे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं इसे, ठीक है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल इनमें से क्या कहलाता है? तो वो अंतराण्विक बल होता है। कौन सा होता है? अंतराण्विक बल होता है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पदार्थों के कणों को एक साथ बांध करके जो रखता है अंतराण्विक बल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रहा सी आंसर। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि से हम अलग कर सकते हैं? तो इसके लिए जो विधि होगी वो आप लगा सकते हैं पृथक्करण कीप विधि, ठीक है। ये सबसे बेस्ट विधि होगी ऐसे में। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मोमबत्ती का जलना, जल का जमना बोला हुआ है, कोयले का जलना है, या फिर लोहे पर जंग लगने की बात की है। तो आपसे भौतिक परिवर्तनों की बात की हुई है। देखिए, अब ध्यान से जानिएगा, जब हम किसी फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो पदार्थ के कुछ गुण, जैसे उसका रूप हो गया, उसका रंग हो गया, उसमें थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है, लेकिन उसके मूल संगठन में या फिर द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद एक नया पदार्थ बनता है। जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन आप देखेंगे, या नमक का अगर हम बात करें, जल में विलयन को लेकर के बात करें, तो ये सभी जो है उसी में शामिल होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और नए पदार्थों का जो गुण है वो मूल पदार्थ से बिल्कुल से अलग होगा, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगने की बात करें तो लोहा कहाँ रहा? कोयले का जलना, कोयला जल करके खाक हो गया, वो वैसा कहाँ रहा उसका गुण है? भोजन के पचने को लेकर के बात करें, पहले भोजन था, बाद में क्या हुआ? मल बन गया वो आपका, ठीक है। चलिए, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता वैलेंसी पूछा हुआ है। तो नाइट्रोजन की अगर हम संयोजकता की बात करें तो आपका इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? परमाणु के नाभिक के नज़दीक देखिए, तो जो केंद्र होता है वो आपका ये सेंटर हो गया, मान लीजिए ये सेंटर है, और जो कोश होते हैं वो ऐसे होते हैं KLM और N। तो सबसे नज़दीक KLMN, फिर OPQ आगे भी होता है, OPQ करके होता है, क्योंकि परमाणु में कुल 7 कक्षाएं होती हैं किसी भी तत्व के परमाणु में। तो KLMN, OP भी आप लगा लीजिए, OP और Q भी लगा लीजिए, जिससे आपको पता हो कि 7 कक्षाएं होती हैं। तो सबसे नज़दीक वाला कौन सा है? K वाला है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? अगर हम जिंक
गैल्वेनाइजेशन कर दे, अगर हम जस्तीकरण इसका कर दें तो कहीं से भी जंग नहीं लगेगी। जस्तीकरण, देखो भाई गैल्वेनाइजेशन वाली बात हो गई। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो ये है आपका, जब हम बात करते हैं इनमें CH4 है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसमें C20H42 लगाइएगा। ये हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर हमें ठोस प्रकार से देखने को मिलेगा। संविधान सभा की मूल अधिकार व अल्पसंख्यक जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसमें जो नाम आता है, देखिए आपने संविधान सभा, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग, आपने देखा ना भारतीय संविधान सभा की, जब हम बात करते हैं संविधान का निर्माण जिसने किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आएगा इसमें। किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कोई भी रिटायर्ड जज है किसी भी भारतीय न्यायालय में, वो वकालत नहीं कर सकता। ठीक है। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका, यानी कि जब हम रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो उसका प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की बात की है, अगर केंद्र की बात की होती तो हम लगा देते, है ना, मोदी जी का नाम लगा देते कि नहीं? यहाँ पे किसका नाम लगाओगे? मुख्यमंत्री की बात आती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची की बात की हुई है, तो जब हम रक्षा की बात करते हैं तो वो संघ सूची का विषय है। ठीक है। जब हम दंड विधि के को लेकर के बात करें, दंड विधि या जो है तो आपका एक दंड विधि कंकरेंट लिस्ट का होगा, और शिक्षा भी कंकरेंट लिस्ट का है। ठीक है, मतलब समवर्ती सूची का है। रक्षा, डिफेंस, यूनियन लिस्ट का है। कृषि स्टेट लिस्ट का है। तो कृषि लगाइएगा आंसर में। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग जो है वो बना था? तो अल्पसंख्यकों के लिए 1992 लगाइएगा यहाँ पे भाई, 1992 सही जवाब डी होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 79 में आपसे पूछा है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये कितना होता है? 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल का होता है। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन की अगर हम बात करते हैं तो केवल बाह्य संप्रभुता। देखिए जब हम राज्य के अधीन की बात करते हैं, संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, फ्री टू डू इंटरनल और एक्सटर्नल थिंग्स, तब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बोल दिया। संप्रभुता का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से जो है संप्रभु होना। ठीक, आगे चलते हैं। 81 में क्या कहते हैं आपसे? भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या मतलब है? अगर हम मताधिकार की बात करते हैं, मत का अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार, तो बी आंसर लगा दो तुरंत। जो है आप जानते हो जब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है। ये तो चलो ठीक है, आपने मताधिकार बोल दिया। भारत में मताधिकार की आयु 21 साल थी पहले, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 यानी 61वां भारतीय संविधान संशोधन 1988 से अनुच्छेद संख्या 326 में अमेंडमेंट यानी संशोधन करके इसे 21 साल से घटा करके 18 कर दिया गया। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हो मताधिकार वोट देने का अधिकार है, बट 61 से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 21 से 18 किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें जो है वो रिजर्व है, आरक्षित हैं? तो 1/3 सीटें होती हैं नगर पालिका में। 1/3 लगा दीजिएगा यहाँ से। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है, या तो वह संत होता है या पशु, ये स्टेटमेंट किसका था? तो एरिस्टोटल, अरस्तु बोलते हैं उन्हें कि वह व्यक्ति जो स्टेट में नहीं रहता है या तो संत होता है या फिर पशु होता है। तो अरस्तु लगाइएगा। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। वास्तविक जीवन स्तर का आकलन तो निवल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बोला हुआ है, या फिर यहाँ पर प्रायोज्य निजी आय बोला हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आप समझ रहे हैं? वही तो आप तभी तो पता लगा पाओगे जीवन स्तर का क्या कुछ लेवल है। तो प्रति व्यक्ति आय लगाइएगा यहाँ पे, आंसर सी होगा आपका। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। महालनोबिस द्वितीय वाला था, याद हो अगर आपको तो हैरोल्ड डोमर मॉडल होगा यहाँ पे। क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बी लगाइएगा भी यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो आप जानते हो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि बता देनी है आपको बस, है कि टाइम पीरियड उसका कब से कब तक था। देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं कमेंट में। जो यहाँ पर 44 मिनट के वीडियो में यहाँ तक पहुँचे होंगे वही लिखेंगे। सफलता इतनी आसानी से कहाँ मिलती है, कुछ ना कुछ तो आपको अलग करना ही होगा। आप समझ रहे हो? फॉर्म तो बहुत लोग भरे हैं, बिहार में जाएंगे भी बहुत लोग,
लेकिन पास कौन होगा? जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करेगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है वो करेक्ट है? चलिए, तो मैं बता चुका हूँ। बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला इनमें से कौन सा है? देखिए, बिहार में पूछा हुआ है, तो अगर हम धान के फसल के उत्पादन में बात करें तो रोहतास सबसे आगे आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर धान के उत्पादन में बिहार का सिवान जिला जो है वो न्यूनतम उत्पादकता वाले जिले में शामिल है। सिवान जो है वो न्यूनतम है, यहाँ पर रोहतास अधिकतम है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? देखिए, जब हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो जॉर्ज लैमेंथेतर या लैमेत्रे करके उन्हें बोलते हैं, उन्होंने उनका जो समय काल है, उन्होंने 1927 में ये बात बताई थी, समझ रहे हो, 1927 में। बाद में जो है उसे 1949 में बिग बैंग नाम दे दिया गया। तो 1927 में जो बताया गया ना, आकाशगंगा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लैमेंथेतर या जॉर्ज लैमेत्रे के द्वारा दिया गया था 1927 में। तो महाद्वीपीय ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। ठीक है, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वैगनर का है, ये भी याद रखिएगा, अल्फ्रेड वैगनर का नाम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति और खाद्य दोनों दे सकता है? तो जो बायोगैस संयंत्र है ये इससे सभी काम कर सकते हैं, सी आंसर हो जाएगा। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो होता है? तो सबसे पहले ये बात बताई गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। और कहते हैं आर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत में जो है ये बात संकलित है, ये बात अभी भी लिखा हुआ है बाकायदा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, चूंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, वायुमंडल, मंडल मतलब जगह, घर जो भी है, और किसका घर? वायु का घर। जो वायु नहीं है तो कैसे सुनाई देगा ना? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 91 का बी लगा दीजिए। कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई इनमें से नहीं है? देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्ष चंद्रमास दिया हुआ है, दिवस दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड टाइम कोई जो है ये आपका कोई प्राकृतिक इकाई नहीं है। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल तरीके से दिया गया है ना? तो ये कोई आपका उसमें मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसमें सवाना का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पे है? सवाना घास के मैदान की बात करें तो अगर हम इनके विस्तार को लेकर के बात करते हैं तो केनिया और तंजानिया में सबसे ज़्यादा है। पूर्वी अफ्रीका, और अफ्रीका भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अफ्रीका में कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका कौन कौन से कंट्री को कवर कर रहा है? मुख्यतः जो सवाना ग्रासलैंड्स की बात आती है, चूँकि ये उष्णकटिबंधीय प्रकार की जो है घास है, तो केनिया और तंजानिया जो है मुख्य रूप से होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 93 के बाद 94 में आपसे क्या कहते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह बोला है, कच्छ बोला है, जैसलमेर बोला हुआ है और बाड़मेर लिखा है। तो अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि को लेकर के तो 45,000 लगभग 45,500 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है कच्छ, गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका? ये हो जाएगा। अच्छा, कई और स्रोत हैं, कई और सोर्सेज हैं जहाँ पर आपको हो सकता है लद्दाख जो है आपको सबसे बड़ा ज़िला देखने को मिले। फिलहाल के लिए आप यहाँ से कच्छ लगाइएगा। कितना बोला मैंने? 45,674 वर्ग किलोमीटर में है टोटल, आप लिख सकते हैं। कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो आपने गूलर अगर खाया हो तो गूलर बहुत मीठा होता है ना, गूलर। तो लेक वुलर से आप इसे याद रख सकते हैं यहाँ पर। और सांभर कैसा होता है? खट्टा खट्टा या जो भी प्रकार का होता है, तो सांभर आपका जो है खारा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मीठे पानी की ये कृत्रिम झील है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर बांदीपोरा नामक जिले में आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की? तो इसके तहत 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, और ये किया गया यूपी के द्वारा। ठीक है, बिहार नहीं लगाइएगा, भाव में बह करके कि पता लगा बिहार के उसमें है तो लो बिहार लगा दे, यही होगा। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? सभी लोग जानते हैं कि ये दामोदर नदी है। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत पलामू की पहाड़ियों से कहीं ना कहीं उद्गम होता है, तो दामोदर नदी लगाइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, तो ये हमारा पड़ेगा जो है महाराष्ट्र, नागपुर लगाइए यहाँ पर। 98 का आंसर पहला होगा। किस बायोम में सबसे कम तापांतर देखने को मिलता है? तापांतर मतलब तापमान में अंतर, तो ये सदाबहार वन जो होते हैं, सदाबहार वर्षा वन। ठीक है,
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा सदाबहार वर्षा वनों में जो है अगर हम बात करें तो तापांतर सबसे कम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कार्बन फुटप्रिंट्स के हिसाब से हम ये चीज़ मेज़र करते हैं और इसमें नाम जो है वो चीन का आता है। ठीक है, भारत तीसरे नंबर पर है। अगर मैं गलत हूँ तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। एक और सेशन में हम आपसे मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने पूछा है, टाइम पीरियड कब से कब तक था, वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।